हेलो स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। जो हमारा इक्वेशन फाउंड होता है वो क्या है, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, यहाँ पे k1 k2 हमारा रेट कांस्टेंट हो गया, EA एक्टिवेशन एनर्जी है और T1 और T2 टेम्परेचर है। तो आज इस इक्वेशन से रिलेटेड हम आप लोगों को न्यूमेरिकल बताते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, the rate constant of reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 second inverse and 0.07 second inverse respectively. Calculate the value of EA and A. A हमारा क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट है और EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये दोनों हमको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, 500 केल्विन और 700 केल्विन, इट इज T1 एंड T2। सेकंड गिवन है 0.02 सेकंड इनवर्स एंड 0.02 सेकंड इनवर्स। ये हमारा क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, यानी कि K1 और K2। तो T1 T2 गिवन है और K1 और K2 गिवन है। तो हमारा इक्वेशन होता है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो अब हम क्या करेंगे, K2 की वैल्यू 0.07 और K1 की वैल्यू 0.02 यहाँ पे पुट कर दिया। फिर ये हमको ऑब्जर्व भी करना है, 2.303 इक्वेशन में है। आर हमारा गैसियस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पुट कर लिया। T2 की वैल्यू है 7 और T1 की वैल्यू है 500। तो सारा कुछ हमने जो भी गिवन है सब कुछ हम यहाँ पे इक्वेशन के एज इट इज रख लिया। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा ये जब क्रॉस मल्टीप्ली जब लॉग की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 0.544 इज इक्वल टू EA इंटू 5.7 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 19.15। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाता है। अब EA को हमको निकालना है तो EA हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये जो है इस साइड आने के बाद हमारा जो वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हमारा ये सिंप्लीफाई करने के बाद EA की वैल्यू आ जाती है 18230.8 जूल। तो ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कि हमको आर्हेनियस कांस्टेंट निकालना है, तो उसके लिए दूसरा फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। वी नो दैट K इज इक्वल टू AE का पावर माइनस EA अपॉन RT। अब यहाँ पे K क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, T हमारा टेम्परेचर है, EA हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है। तो रिएक्शन रेट के लिए जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है वो तो हमने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, अब हमको आर्हेनियस कांस्टेंट निकालना है, तो किसी एक वैल्यू को हम रेट कांस्टेंट को ले लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे 0.02 दिया हुआ है, 0.07 दिया, तो एक रेट कांस्टेंट हम 0.02 वाला ले लेते हैं। तो 0.02 हमारा ये रेट कांस्टेंट हो गया। इस टाइम में जो हमारा टेम्परेचर लगता है यानी कि 500 केल्विन, उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इक्वेशन में एज इट इज हम जो है सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। आर हमारा गैसियस कांस्टेंट है, 8.314 रख लिया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सारा कुछ, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आ जाता है 0.12। ठीक है, अब A की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो है इस साइड चले जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.02 अपॉन 0.012। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो A की वैल्यू आ जाती है 1.61। ये हमारा आर्हेनियस कांस्टेंट है। अब चूंकि कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती इसलिए यहाँ पे भी कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारा, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय द रिएक्शन। ये हमारा इथाइल आयोडाइड है जिससे एथेन बन रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। इसमें क्या हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट जो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स, और टेम्परेचर कितना है 600, और एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर गिवन है यानी कि 209 किलो जूल पर मोल। अब ये किलो जूल है, हमको पता है कि 1 किलो जूल जो है 1000 जूल के बराबर होता है, तो ये जो है इसको हमको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 700 केल्विन। इसमें क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट हमको निकालना है यानी कि K2 निकालना है। K1 दिया हुआ है कि
अगर टेम्परेचर इतना है यानी T1 इतना है तो हमारा K1 इतना है, और अगर टेम्परेचर इतना हो जाएगा तो हमारा K2 कितना होगा। तो क्वेश्चन फिर वही इक्वेशन आ जाता है हमारा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.3 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब K2 अपॉन K1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया था log m अपॉन n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n। तो K2 अपॉन K1 को हम कैसे लिख सकते हैं, log K2 माइनस log K1, ठीक है, इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 आर। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें जैसे इसको, तो T2 माइनस T1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए T2 माइनस T1 है, ठीक है, और ये अपन T1 और T2। अगर अलग अलग लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, T2 अपॉन T1 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 ऐसे लिखेंगे। अब ऊपर नीचे ये चीज़ें जो है कैंसिल हो जाएंगी। अगर ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन T1, अब माइनस यहाँ पे T1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन T2। तो हम इस पूरे की जगह हम इसको भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब K2 हमको निकालना है, तो K2 को हम इस साइड कर दिया और इसको जो है हम राइट साइड लेके जाते हैं। उसके बाद हम सारा जो है जितना गिवन है क्वेश्चन में सब कुछ हम यहाँ पे एज इट इज पुट अप कर लेते हैं। पुट करने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो log K2 की वैल्यू आती है -2.197। अब log किया है तो इसका हम एंटी लॉग लेते हैं, यानी कि K2 इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस इतना आया। जब एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग टेबल से हमको ये थोड़ा देखना पड़ता है, तो K2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6.36 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये दो न्यूमेरिकल हैं, इस तरह से हमको करने हैं। अब आ जाता है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का रिएक्शन में क्या इफेक्ट होता है, हमको अच्छी तरह से पता है कि जब कोई रिएक्शन में कैटालिस्ट को इन्वॉल्व कर देते हैं तो रिएक्शन रेट जो है बढ़ जाता है। जो रिएक्शन हम 10 मिनट में होता है, अगर उसमें कैटालिस्ट डाल दिया जाए तो वो रिएक्शन 2 ही मिनट में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोरेट हमने ले लिया, ठीक है, अगर ये रिएक्शन मान लो हम विदाउट कैटालिस्ट करते तो ये हो सकता है आधे घंटे में हो पोटेशियम क्लोराइड बनने में, लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट इस रिएक्शन में डाला गया तो ये रिएक्शन बहुत ही जल्दी हुआ, ठीक है। इसी तरह अमोनिया बनाने में हम आयरन का यूज कर लेते हैं, तो कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन रेट को तेज कर देते हैं। दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक रिएक्शन रेट को कम करता है और एक रिएक्शन रेट को ज्यादा करता है। जो सब्सटेंस रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है यानी इंक्रीज कर देता है उसको कहा जाता है प्रमोटर, यानी कि वो कैटालिस्ट होता है। और जो रिएक्शन रेट को कम कर देता है यानी रिएक्शन होने ही नहीं देता है उसको कहा जाता है इनहिबिटर। इट इज लाइक अ पॉइजन। तो ये रिएक्शन रेट को कैसे बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं कि जब कोई रिएक्शन होता है, it is believed that the catalyst provided an alternate pathway or reaction mechanism by reducing the activation energy। क्या होता है कि जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो बीच में एक और स्टेज आ जाती है जिसे कहा जाता है इंटरमीडिएट स्टेज। तो वहां पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी उतना ही ज्यादा हमारा इंटरमीडिएट फेज बनेगा। तो जब सी कैटालिस्ट डालते हैं वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही कम होती है बस क्या होता है, रिएक्शन जो है जैसे ही इंटरमीडिएट में चेंज हुआ तुरंत जाके प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ इंटरमीडिएट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लग पाता है। तो कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है और रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी रिएक्शन रेट उतना ही ज़्यादा होगा।